कम हो गया, यानी ये ठीक है। मैंने आपको ये दो तो बताया नहीं, सिर्फ ये बताया है। बताओ जी क्या मतलब है इसका? इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है इसके कंपैरिजन में मॉडल बढ़ रहा था, इसके कंपैरिजन में कम हो रहा था। इसका अपने आप में मेरी जानकारी में कोई मतलब नहीं है, या मुझे नहीं पता इसके बारे में। दैट इज बेटर टू से, राइट। सो एडजस्टेड का पर्पस वही होता था। आज हम मेथड यूज करते हैं। गो टू द रिग्रेशन मेनू वंस अगेन इन एसपीएसएस, एनालाइज रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, एनालाइज, आउटपुट से भी जा सकते हैं, एनालाइज रिग्रेशन दिस। जहां आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखे हुए हैं उसके नीचे एक मेथड लिखा है, मेथड है, एंड बाय डिफॉल्ट इट सेज एंटर मेथड। क्लिक करें उस पे, उस मेनू में कौन कौन से मेथड हैं? स्टेप वाइज, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, कितने अलग अलग मेथड हैं। बाय डिफॉल्ट जब भी आप, इफ यू आर वर्किंग इन द फाइनेंस एरिया, टेक माय वर्ड्स, ऑलवेज वर्क ऑन द स्टेप वाइज। स्टेप वाइज रिमूव्स नंबर एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप स्टेप वाइज यूज करते हैं तो अजम्पशन बेशक चेक मत करें। स्टेप वाइज मल्टीकोलिनियरिटी इशू चेक करता है, उसको बाहर कर देगा। दो अगर हाईली कोरिलेटेड है, एक को बाहर निकाल देगा। स्टेप वाइज में एडजस्टेड आर स्क्वायर की इशू सॉल्व हो जाता है। जो बेकार है, अनयील्डिंग है, वो बाहर निकाल देगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको ही रखेगा। सो व्हेनेवर यू वर्क ऑन दिस रिग्रेशन, यानी रिग्रेशन शब्द आते ही क्या तीन बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहली बात, रिग्रेशन मतलब आउटलायर। आउटलायर को चेक करना है। एक आउटलायर, सिर्फ एक आउटलायर आपके पूरे रिजल्ट को बर्बाद कर सकता है। रिग्रेशन मींस आउटलायर, रिग्रेशन मींस स्कैटर प्लॉट। आपको कैसे पता लीनियर लगेगा? आपको शक्ल देख के पता लग जाता है कि ये लीनियर है, नॉन लीनियर है? नहीं, स्कैटर प्लॉट आपको बताएगा कर्वीलिनियर है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। रिग्रेशन मींस स्टेप वाइज मेथड। ये तीन वर्ड्स अगर आप याद रखते हैं, द रिग्रेशन इज नॉन ड्यूड और कोई नहीं। रिग्रेशन मींस आउटलायर चेकिंग, रिग्रेशन मींस स्कैटर प्लॉट, ये दो रिग्रेशन से पहले, और रिग्रेशन वाइल रिग्रेशन गो फॉर स्टेप वाइज। ये तीन वर्ड्स पूरी रिग्रेशन की क्रक्स है। अमोस से एक बार फ्रेंडशिप के लिए हम ये काम कर रहे हैं। नाउ इसके आप ये इतना बोल रहे हो, पर आपने कहाँ चेक किया स्कैटर प्लॉट? इट्स अ डेमो क्लास, मुझे चेक करना चाहिए एक्चुअली। स्कैटर डॉट सिंपल स्कैटर, 5 तरह का स्कैटर डॉट है, मुझे सिंपल बनाना है। वाई का मतलब क्या है? वाई का मतलब है डिपेंडेंट, हमेशा। वो क्या था हमारा? सेल्स 1। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या है? प्राइस 1। यही है सेल्स एंड द प्राइस। क्लिक ऑन द ओके, और ये ग्राफ देखें। क्या ये बताइए सर, आपको ये लग रहा है क्या? डबल क्लिक कर देता हूँ, चार्ट एडिटर खुल जाए। क्या ये ग्राफ शक्ल से आपको लीनियर लग रहा है? आइए हम ये रिलेशनशिप कैसा है? लीनियर। और ये फर्क क्या होगा? ये पॉजिटिव है, ये इनवर्स है। एज एक्सिस इंक्रीजेस वाई इज डिक्रीजिंग, राइट। ये भी फॉर्म हो सकती है और ये भी फॉर्म हो सकती है। क्या बन गया? क्या मीनिंग हुआ इस बात का? ये लीनियर है, इसमें और इसमें क्या फर्क है दोनों में? जितना x के अंदर इंक्रीज है उतना ही इंक्रीज y के ऊपर है। दिस इज ए परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव। इसमें क्या है? x के अंदर तो बहुत ज्यादा इंक्रीज है, लेकिन y के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज छोटा है, प्रोपोर्शनेट नहीं है। और जब हम थर्ड ऐसा बनाते हैं, x में तो मामूली सा चेंज हुआ, लेकिन y के अंदर बहुत बड़ा चेंज हो गया। All three are the linear, and likewise the reverse one. ये तीनों linear है। Obviously, anything that is not linear is non-linear. नाम बताइए इसका एग्जैक्ट। आप ऐसे कह रहे हो जैसे आपने कहा जी ये गुप्ता जी है, मैंने कहा जी सारे गुप्ता जी होते हैं, सारे ही अग्रवाल होते हैं। एग्जैक्ट गोत्र बताओ उसका। नहीं, log। इनका नाम है जी y = log x। जैसे मैंने कहा जी चिंतन साहब है, अब बिल्कुल एक ही होगा, ठीक है। log x रिमेंबर द प्रॉपर्टी, एकदम से इंक्रीज होता है, एक लेवल के बाद फिक्स हो जाता है। हाइट ऑफ द बेबी, इनिशियल डेज में बेबी की हाइट बढ़ती है और एक लेवल के बाद फिक्स हो जाती है, राइट। हाइट ऑफ द बेबी दैट इज द log। इसका क्या नाम है?
इसके 3 नाम। सबसे कॉमनली इसका नाम है एक्सपोनेंशियल, e⁻x। हम बोलते नहीं एक्सप्लोड हो गया मोबाइल फोन। इन ईयर 2000 कितने मोबाइल फोन थे? 2001, 2005, 2013 हर के पास एक मोबाइल फोन। एक्सप्लोड हो गया एकदम से धीरे धीरे जो फिर एकदम से हर एक के पास हो गया। दैट इज द दिस वन। रिवर्स ऑफ इट, पहले बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे कम हो गया। लैंडलाइन फोन, हर घर में लैंडलाइन फोन था और अब करते करते बिल्कुल ही कम रह गए। इसका क्या नाम है? नेगेटिव एक्सपोनेंशियल। नेगेटिव एक्सपोनेंशियल। और अगर इनको मिला दे तो पैराबोला। दैट इज एक्चुअली द नेम इज पॉलिनोमियल। जब दोनों का मिक्सचर हो, ये 5-6 पैटर्न हम सबको याद रखने हैं, ठीक है? पॉलिनोमियल इज व्हेन देयर इज मोर देन वन टर्म। अब कुछ एलिमेंट्री ज्योमेट्री, अगर x y इन दोनों की पावर 1 है, x की भी 1 है जिसको हम डिग्री बोलते थे, द रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज द लीनियर रिलेशनशिप। चाहे कितने भी x2 है, x3 है, x4 है, पावर तो सबकी 1 है ना, ये लीनियर ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन ही है। अगर किसी एक की पावर 2 हो जाए, एक की पावर 1 हो जाए, इसका नाम होता था पैराबोला। क्या ये तो मैं आपको रूल बता रहा हूँ। जब आप इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बोलती है, ये वो बात बताइए। यानी इक्वेशन ऐसी होगी x² = ay या y² = ax। इसकी इक्वेशन कैसे देखने में कैसे दिखता है? क्योंकि हम तो मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, मैथ के थोड़ी हैं। अगर आपका ग्राफ ऐसे आता है, ये पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, चारों पैराबोला। ये ओरिजिन पे नहीं जाएगा या उससे पहले ही, और बिल्कुल वही बिहेवियर दूसरे एक्सिस पे, जो ऊपर बिहेवियर था वही बिहेवियर यहाँ रेप्लिकेट करता है। दैट इज कॉल्ड पैराबोला। ठीक है? इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी। अगर ऐसा है तो इक्वेशन होगी x² = 4ay, और ऐसा है तो होगा y² = 4ax। देखिए मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ। एक तो तरीका है आप ये कहो ये इक्वेशन की इसका ग्राफ क्या होगा। मैं कह रहा हूँ जब आपने स्कैटर प्लॉट डाला, स्कैटर प्लॉट ने आपको कहा कि ग्राफ आपका ऐसा आ है, ठीक है? आपने कहा तो लॉग लग रहा है शक्ल से, ठीक है? लेकिन अगर आपके केस में नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू, वो आपको देखना है ना नेगेटिव हो सकती है कि नहीं। अगर ये ऐसा है तो ये लॉग नहीं है, तो ये एक्चुअली पैराबोलिक है। ठीक है? कुछ चीजें मुझे ऐसा लग रहा है आप कह रहे हैं शायद सेम के ऊपर से जा रहे हैं। इस केस में रिग्रेशन, इसको बंद करें मेनू को। हाँ लीनियर मत तो, एक मिनट, लीनियर के जस्ट नीचे देखो क्या लिखा है। इस मेनू को बंद करें। कर्व एस्टिमेशन, कर्व एस्टिमेशन पे एक बार क्लिक कर दीजिए। रिग्रेशन में सेकंड। अब आप देखिए वहां मॉडल दिखे हैं बहुत सारे, लीनियर, क्वार्टाइल, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉग, एस कर्व दिख रहे हैं सारे। ये सारे आप चेक करोगे, यानी ये बताएगा कौन इस पे आना है। स्कैटर प्लॉट बताएगा। स्कैटर प्लॉट सबसे पहले आपको दो चीज बता देगा, तुरंत बता देगा स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट एक तो बता देगा आउटलायर तो नहीं है, जैसे यार मैं ये रिग्रेशन क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये हमें सीएफए करना है। ठीक है? आप इसकी इक्वेशन बनाओ, इसकी जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन ऐसे है, इसको रिमूव कर दो, लाइन ऐसे, सिर्फ एक वैल्यू से आपकी पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड इन सच ए मैनर इट विल टेक ऑल वैल्यूज इनटू कंसीडरेशन। एक वैल्यू अगर यहाँ है, ये पूरी की पूरी लाइन शिफ्ट होगी इतनी हायर साइड, इसको रिमूव किया, पूरी लाइन यहाँ की। सही है? स्कैटर प्लॉट दो बात बताएगा। पहला तो आपको ये बता रहा है कि भाई आउटलायर है या नहीं है। एक तो कहा कि देखो जी ये प्रॉब्लम है, आपने कहा ओके ये तो समझ आया, इसको रिमूव करो। अब मुझे तो लीनियर तो लग नहीं रहा, ये तो नॉन लीनियर लग रहा है। नॉन लीनियर के लिए क्या करेंगे, कर्व एस्टिमेशन में जाके किससे शक्ल मिलती है इसकी, लॉग से, लॉग ट्राई करें, लॉग से रिग्रेशन है। ठीक है?
होमोस्टैटिसिटी होती है सर जो आपका रेजिडुअल है, अब समझो अब इसे, ठीक है, जो आपका रेजिडुअल है, रेजिडुअल को मैं प्लॉट कर दूं, पहली बात इंटरसेप्ट हुई। दूसरी बात इसी को अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस भी बोल देते हैं, क्योंकि whether the y depends only on x or x1, नो, और भी हैं, x2 भी है, x3 भी है, x4 भी है। अगर हम जितने वेरिएबल ज्यादा लेते जाएंगे ये कांस्टेंट कम होगी और एक लेवल पे ये उड़ जाएगा। When this is not there, इसका क्या मीनिंग हुआ? The meaning is this one is 100% explained by taking all the variables. Okay? क्योंकि सारे पॉसिबल नहीं है लेने, तो हम कुछ ले लेते हैं पैरेटोस लो के। The moment we say कि कुछ ले लिए तो वो 100% नहीं रहा, कम हो गया। तो इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है? IDV एंड R स्क्वायर का। अगर आपका IDV 1 है, प्रेफर्ड R स्क्वायर इज 0.3 और मोर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं, इट शुड बी 0.5 to 0.6। अगर आपके 3 हैं, शुड बी मोर देन 0.8। ओके, दिस इज व्हाट इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो लिए 5 और R स्क्वायर एक्सप्लेन हुआ 24%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो R स्क्वायर? इसके दो मीनिंग है। जब से पहला जो कॉमनली इज द गाइड विल से, एक्सपर्ट्स विल से, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज लैकिंग। रीजन बीइंग we won't say that the 5 don't contribute to the dependent one, important है, 24% एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। what about 76%? majority of the independent variables you failed to address। आप एक्चुअली रिव्यू किया ही नहीं, आपने, आपको पता ही नहीं डिपेंडेंट किसके ऊपर रियली डिपेंड करता है। इन 5 पे करता है पर सिर्फ 24%, 76% और भी चीजें हैं वो आपने इशू ही नहीं किया, उनको एड्रेस ही नहीं किया। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज इनएडिक्वेट फर्स्ट, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज relation may be non-linear। relation may be non-linear, that is the second one। relation अगर आप ये बोलो एक्चुअली ऐसा है, मैं इस पे ये लगाऊंगा तो स्क्वायर कम आएगा ही आएगा। हमने अभी भी देखा है 15 और 25। कम का मतलब हमेशा ये नहीं होता जैसा कि लोग बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। किससे पता लगेगा? ठीक है, चलिए अब आप, मैं मान के चल रहा हूँ आपकी ये टेबल मेरे जैसी आ गई या आपके डाटा सेट पे आपकी टेबल आ गई, ठीक है। अब आप सिस्टम को छोड़ के यहाँ बस अब हम थोड़ी देर ड्राइंग पेंटिंग के काम करेंगे। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं। सर रेसिड्यूल की वैल्यू आपने कहा था एक स्क्वायर करके तो आती है। Residual is the difference between the actual value and predicted value of y, okay, and standard deviation square is called as the variance। किसी के भी रेजिडुअल के ही नहीं, किसी के भी स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं। चलिए अब हम काम करते हैं अमोस के ऊपर, ठीक है। इसको भूल जाओ, इसको हम बाद में करेंगे। हमारा रिग्रेशन खत्म हो गया, फैक्टराइजेशन तो हमने किए नहीं, कल पढ़ा। There can be interdependent also। measured, latent, इन तीनों चीजों का आप एक बार मतलब समझो। ये तो क्लियर है डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट के, इसमें तो कोई खास बात नहीं। इसका क्या मतलब है मेजर्ड और लेटेंट का? मेजर्ड क्या मतलब? मेजर्ड किया, लेकिन लेटेंट क्या होता है? हिडन। तो उसको मेजर कैसे करेंगे? इनसे ही करेंगे, है ना। जैसे मैं आपका मोटिवेशन मेजर करना है, उसका तो कोई है नहीं मेरे पास, तो मैं 3-4 स्टेटमेंट मेजर करूंगा। क्या आप टाइम पे आते हो? क्या आप असाइनमेंट टाइम पे देते हो? क्या आपका टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं? ये सारी चीजें which can be measured, these are the measure। इनके बेस पे जो मैं निकालूंगा that is called the latent। ओके, जब हम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं the statements are called as the measured variable और latent variable is factor which you make out of it। when we say tangibility, tangibility तो कोई चीज ही नहीं है, 4 स्टेटमेंट से जो बनाया वो tangibility है। yes or no? अमोस में मेजर्ड वेरिएबल को हमेशा बॉक्स से करेंगे, लेटेंट को हमेशा सर्कल से करेंगे, ठीक है। अमोस मिनिमम किस पे काम करता है? अमोस मिनिमम रिक्वायरमेंट इज मीट्रिक डाटा, इंटरवल डाटा,
दैट इज द स्केल डाटा और रेशियो डाटा। यानी अगर नॉमिनल ऑर्डिनल है फॉरगेट, मोस्ट काम नहीं करेगा। आपका दिल करे नहीं मैं तो करूंगी काम, तो डिजिटल काम करेगा। डिजिटल वर्क्स ऑन द नॉन मीट्रिक आल्सो एंड AMOS वर्क्स ओनली ऑन द मीट्रिक डाटा। मीट्रिक मींस इंटरवल डाटा और द रेशियो डाटा। इससे कम तो काम ही नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर हम कुछ कन्वेंशन बना रहे हैं। मेजर्ड को हमेशा स्क्वायर से लेंगे और लेटेंट को हमेशा इससे लेंगे। एनीथिंग कैन बी डिपेंडेंट, एनीथिंग कैन बी इंडिपेंडेंट। अ मेजर्ड वन कैन बी डिपेंडेंट और दिस कैन बी, इज इट ओके? कोई भी हो सकता है। रिलेशनशिप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वी एक्सप्लेन बाय सिंगल एरो, वन साइडेड एरो। इंटरडिपेंडेंट वी एक्सप्लेन बाय द टू साइडेड एरो। Interdependent we explain by two-sided arrow. So if I make like this A, B and like this, क्या क्या पता लगा आपको इससे? A is dependent on B, B is dependent on पहले तो मुझे ये पता लगा A और B दोनों latent variable है। A and B both are the latent variable. नंबर 2 मुझे ये भी पता लगा दोनों interrelated है, कोई डिपेंडेंसी मैं इसमें एस्टैब्लिश नहीं कर रहा। अगर मैं कहूँ कि नहीं A depends on B, A depends का मतलब ऐसा, डिपेंडेंट के हमेशा अंदर एरो लगता है। A डिपेंड्स ऑन दिस, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर एरो लगेगा, ठीक है? इसके अंदर लगेगा, इससे हमेशा बाहर निकलेगा। डिपेंडेंट के अंदर एरो लगेगा। अब AMOS स्टोकेस्टिक मॉडल पे काम करता है। उसका क्या मतलब होता था? y is equal to a plus bx plus error also। यानी जो इसकी वेरिएशंस हैं बहुत सारी, तो इसने एक्सप्लेन की, जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो इसने इसमें डाल दी, ठीक है? जो y की वेरिएशंस थी वो इसने एक्सप्लेन की और जो नहीं कर पाया तो उसने डाल दी इसमें कि भाई मैं नहीं कर पाया, ये मेरा रेसिड्यूल हो गया। तो एक और रूल, जो इंडिपेंडेंट होगा उसमें एक और एरो लगेगा, ठीक है? वो एरर का होगा। जो डिपेंडेंट होगा, आई रिपीट, जो डिपेंडेंट होगा उसमें एक तो अंदर ये लग रहा था इसका, यानी जिसके अंदर एक भी एरो लगा उसमें एक कंपलसरी एरर इसका लगेगा। क्या ये ठीक है? डिपेंडेंट वेरिएबल में एक तो इंडिपेंडेंट का एरो लगेगा, एक एरो उसमें एरर का भी होगा, क्योंकि y के अंदर जाएगा। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, इट विल बी समथिंग लाइक, अगर x और y दोनों मेजर्ड लिए, जैसे मैं पहला लिखता हूं सेल्स और प्राइस, इसको कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा सेल्स, तो मेरे पास एक्चुअल डाटा है तो मैं तो बॉक्स बनाऊंगा इसे। सेल्स मेजर्ड है या मैं किसी से डिराइव करूंगा? SPSS में क्या कॉलम है कोई? बिल्कुल रॉ फॉर्म में क्या SPSS में कॉलम एग्जिस्ट करता है उस वेरिएबल का? हाँ करता है, तो बॉक्स आएगा। क्या प्राइस हमारी एग्जिस्ट करती है? ये भी बॉक्स आएगा। डिपेंडेंट कौन है? सेल्स डिपेंड करता है क्या? पहले में मैंने क्या लिया? डिपेंडेंट इन सेल्स, तो एरो ऐसे लगेगा। जब एरो ऐसे लगेगा तो इसमें एक और भी एरो लगेगा। ये हमारा पहला मॉडल होगा। एरर को हमने सर्कल से दिखाना है। एरर हमेशा सर्कल से दिखाना है। स्क्वायर हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्ट के लिए, हमेशा डिपेंडेंट के साथ होगा। स्क्वायर जो आपने यूज किया तो कंस्ट्रक्ट के लिए यूज करते हैं। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। देखो बड़ा फिक्स है। अगर मेजर्ड है, मेजर्ड क्या मतलब, मैं तो बहुत ही रॉ फॉर्म में चल रहा हूँ, क्या SPSS की डाटा फाइल में कॉलम है या नहीं है? डाटा कलेक्शन में है या नहीं? बस सिंपल सी बात। अगर वो एग्जिस्ट करता है, नहीं मैम, डाटा कलेक्शन में नहीं, हमारे पास नहीं, वो एक चीज है। मैंने 4 चीजों का टोटल निकाल दिया, वो भी तो एक कॉलम बन गया ना, वो भी इसमें है। वो कलेक्ट करके आपने ऐड किया। हाँ, उस पे कुछ भी करके। अगर SPSS की डाटा फाइल में कॉलम है तो बॉक्स आएगा, नहीं है तो ये आएगा। जैसे ऑर्डिनल डाटा हमने किया प्रेफरेंसेस इन दी वर्ड, वो भी एक्चुअल मेजर की कॉलम है ना, वो भी आएगा। लिकट स्केल पे तो भी आएगा। सर आपने मॉर्निंग में कहा था कि लिकट स्केल जो है हमारा ऑर्डिनल स्केल है, तो और लेटेंट अभी आप कह रहे हो सर नॉमिनल और ऑर्डिनल पे हम ये AMOS नहीं लगाएंगे, तो मतलब लिकट स्केल पे हम AMOS नहीं लगाएंगे? लिकट स्केल पे हम AMOS लगाएंगे मिनिमम। लेट मी रिफाइन माय स्टेटमेंट। AMOS वर्क्स ऑन स्केल और रेशियो डाटा, दिस इज बेटर, राइट? इट वर्क्स ईदर ऑन स्केल और ऑन रेशियो डाटा, इट डजंट वर्क ऑन नॉन मीट्रिक डाटा। माय एम्फेसिस वर मोर ऑन दैट। थैंक्स फॉर नॉट ऑन नॉमिनल डाटा, नॉट ऑन नॉमिनल डाटा। AMOS नॉमिनल पे काम नहीं करेगा। हाँ जी, आपका क्वेश्चन है? नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। मैंने तो आपको ये 3 रूल्स बताए हैं, आप ये बताओ 3 रूल समझ आए कि नहीं आए?
आगे पहला लीजिए। हाँ जी, लेटेंट पे आपने जो लिया है इसका क्या मतलब है, हिडन है या नहीं सर, हिडन नहीं है, अनमेजर्ड है, मेजर नहीं किया, किसी चीज से निकाल दूंगा। जैसे जब मैं बोलता हूँ सर एम्पैथी, एम्पैथी तो कहीं है ही नहीं, मैंने मेजर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब मैंने कहा देखो मैं आप लोगों का हैप्पीनेस चेक करना चाहता हूँ, कैसे चेक करूँ, तो मैंने 5 स्टेटमेंट लिए अलग अलग, वो 5 स्टेटमेंट तो हुई मेजर, 1 to 5 स्केल पे मैंने मेजर की 1 to 7 पे, या मैंने सिंपल कुछ पूछ लिया फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी, वो तो हुआ मेरा मेजर। उनके बेस पे कुछ कैलकुलेशन करके निकालूंगा, दैट इज लेटेंट। सर 5 कमोडिटीज के प्राइसेस हैं हमारे पास, 5 कमोडिटीज के प्राइसेस हैं, उनको एवरेज किया, एक और कॉलम आ गया, वो भी मेजर्ड है, वो भी मेजर्ड है। बहुत रॉ फॉर्म में क्या एसपीएसएस के अंदर वो कॉलम है या नहीं है, कॉलम है तभी तो मेजर्ड होगा, या मेजर्ड है तभी कॉलम होगा। लेकिन सर अगर मैं लिक्विड स्टेट के स्टेटमेंट्स का सम करती हूं हाँ। और एक और कॉलम में जाता है, हाँ तो मेजर्ड है, वो मेजर्ड है बिल्कुल। सर हम हैप्पीनेस भी तो ऐसे मेजर कर रहे हैं, हैप्पीनेस के मेरे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं, हाँ तो बिल्कुल, मैं हैप्पीनेस का एक स्कोर निकाल रही हूं, लास्ट स्टेटमेंट उसमें मैं सारे हैप्पीनेस के 5 या 10 स्टेटमेंट्स ऐड करके उसको निकाल, करेक्ट करेक्ट, तो मेजर्ड रहेगा। तो अगर मैं हैप्पीनेस का टोटल नहीं निकालता, वो काम अमोस को दे देता हूँ, तो वो लेटेंट। फैक्टर एनालिसिस क्या करते हैं, फैक्टर एनालिसिस में भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, फैक्टर एनालिसिस और ये उल्टा कैसे है, क्या ये सेम है? बिल्कुल नहीं, फंडामेंटल फर्क है। देखो एक बार समझने की कोशिश करो, अब क्योंकि आप रिग्रेशन समझ गए हो, फैक्टर एनालिसिस पे कितनों ने काम नहीं किया फैक्टर एनालिसिस पे? EFA एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। आप एक चीज होती है कल मॉर्निंग में करेंगे, फटाफट करेंगे, एक चीज होती है फैक्टर स्कोर। फैक्टर स्कोर जब हम करते हैं, एक्चुअली F1 इज इक्वल टू A1 S1 A2 S2 प्लस A3 X3 एंड सो ऑन, यानी जो आपकी एक्चुअल मेजर्ड हैं, फैक्टर एनालिसिस आपकी ये देता है, बिल्कुल रिग्रेशन की तरह। फैक्टर एनालिसिस रिग्रेशन ही है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अलग नहीं है। इन सबको ऐड करके जो बनाया वो फैक्टर स्कोर है, और हम उसको सेव कर देते हैं स्पेसिस की डाटा फाइल में, नए कॉलम बन जाते हैं। अमोस किस तरह से काम करता है, या CFA किस तरह से काम करता है, ये उल्टा काम करता है। यहाँ हम बोल रहे थे एक फैक्टर बना है S1 S2 S3 S4 से, ये फंडामेंटल है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये अमोस के बेसिक्स है। सब स्टेटमेंट से इसको A1 से मल्टीप्लाई किया, A2 से A3 से A4 से ऐड करके इट्स ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट, दैट इज ए फैक्टर स्कोर। तो CFA क्या है, CFA इसका बिल्कुल उल्टा है। हमारे पास है S1 S2 एक्चुअल मेजर्ड है, इनसे मैं एक फैक्टर बनाऊंगा, इनसे नहीं फैक्टर बनाऊंगा, मैं एक फैक्टर बनाऊंगा जिससे मैं इसको प्रिडिक्ट करूंगा। मैं एक फैक्टर बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, कुछ भी बनाऊंगा मैं अपना, जिससे मैं S1 को प्रिडिक्ट करूंगा। S1 डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें एक एरर भी लगना चाहिए, इसी से S2 को भी प्रिडिक्ट करूंगा। अब S2 तो मेरे पास एक्चुअल भी है, तो मैं इस फैक्टर से इनको प्रिडिक्ट करूंगा, और प्रिडिक्ट करूंगा तो ये ऐसे आना चाहिए। पहले बताओ ये मेरे डायग्राम ठीक है या नहीं? मैं S1 एक तो एग्जिस्ट करता है, राइट, उनके बेस पे, उनसे नहीं, मैं अलग से अपना एक फैक्टर बनाऊंगा किसी भी तरीके से, ताकि मैं इसकी एक वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकूं। अगर जो S1 की एक्चुअल वैल्यू है और S1 की प्रिडिक्टेड वैल्यू है, अगर वो सेम आ गई, तो एरर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं ऐसे बनाऊंगा ताकि एक ही वैल्यू से इसकी वैल्यू मैक्सिमम प्रिडिक्ट हो, इसकी, ताकि एरर मिनिमम हो जाए। ये मेरा जो होगा, मैं इसकी वैल्यू को एज फार एज पॉसिबल एक्चुअल के पास लाने की कोशिश करूंगा। एल्गोरिथम कौन सा होगा? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। वो कौन सा एल्गोरिथम था? OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ये है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। मैं इसके बेस पे इसकी एक ऐसी, इन सब की, क्योंकि फैक्टर तो सेम है, इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी, ऐसे बनाए तो ये लिखा कैसे जाएगा? ये लिखा जाएगा S1 इज इक्वल टू A1 F1, A1 F1 प्रिडिक्ट किया, जो बच गया वो इधर चला गया। S2 इज इक्वल टू A2 F1 प्लस एरर 2,
S3 इज इक्वल टू A3 F1 प्लस एरर 3, ये तो है कॉमन और बाकी सारे हो रहे हैं चेंज। F1 तो कॉमन है ना सब में, सिर्फ A1 A2 अलग अलग है, एरर अलग अलग है, S1 एक तो मेरे पास एक्चुअल थी, एक तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू थी, एक इस इक्वेशन से निकल के आएगी, वो होगी प्रिडिक्टेड। कैसे कंपेयर करें, क्या इसका एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है? कैसे करते हैं? एक ऑब्जर्व है, एक आपके पास एक्सपेक्टेड है, कौन सा टेस्ट लगाते हैं? स्क्वायर O माइनस ई होल स्क्वायर बाई ई। मैं यहाँ पे का स्क्वायर लगा दूंगा कि ये जो एक्चुअल है और ये जो प्रिडिक्टेड है, इनका गैप सिग्निफिकेंट है या नहीं। कैसा आना चाहिए? क्या आना चाहिए? सिग्निफिकेंट डिफरेंस आना चाहिए, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट। का स्क्वायर की सिग्निफिकेंस वैल्यू कैसी आनी चाहिए? 0.05 से बड़ी आनी चाहिए। 0.05 से अगर वैल्यू बड़ी है, अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपने की हुई है, तो इसका मतलब होता है कि इस का स्क्वायर का ने ये बताया कि भाई ये इन दोनों में सिग्निफिकेंट गैप नहीं। ठीक है, कहानी समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी फंडामेंटली फर्क है बिल्कुल। यहाँ पे EFA में स्टेटमेंट से फैक्टर बनाते थे, CFA में फैक्टर से स्टेटमेंट वापस बनाते हैं, जबकि स्टेटमेंट आपके पास है, तो हम दोनों के बीच में गैप करेंगे। तो अब CFA का स्क्वायर जो है, अब उसकी कहानी सुनो। अब जो का स्क्वायर है वो ऐसे हो गया जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मान लीजिए एक पोस्ट निकलती है प्रोफेसर की। प्रोफेसर के लिए भाई इतने प्रोजेक्ट किए होने चाहिए, इतने PhD होने चाहिए, इतने पेपर SC जनरल में इतना 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 ये सारा होना चाहिए। स्क्रूटनिंग के लिए हमने बिठा दिया 8th क्लास को। अब वो 8th क्लास बंदा क्या करेगा? वो प्रोफेसर को कहेगा सर अपना एक बार वो दिखाओ मुझे, छठी क्लास पे